दोस्तों फाउंडेशन सॉइल का पार्ट होता है, इसे हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास में पीछे जाना होगा कि हमने इतिहास में ऐसी क्या गलती करी ताकि हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। दोस्तों आज से लगभग 200 साल इतिहास में पीछे जाने पर हमें पता चलता है कि उस समय हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा स्कोप था। यानी कोई भी व्यक्ति अपना घर बनवाता था तब हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन यानी लगभग एरिया तो होता था ज्यादा और उसकी बिल्डिंग की हाइट होती थी कम, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी और लोगों के पास जमीन भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो खुल्लम खुल्ला कंस्ट्रक्शन करते थे। और इस कंस्ट्रक्शन के कारण क्या होता था कि जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एरिया बढ़ते ही उसकी वर्टिकल या लेटरल लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए उस समय ज्यादा इंजीनियर्स की डिमांड नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ तो फिर क्या होता था, जो भी मिस्त्री होता था या मतलब जिसे हम क्या कहते हैं कारीगर होता था, वो क्या कहता था कि आप कोई भी फाउंडेशन बनाओ, 4 बाई 4 का गड्ढा खोद लो या फिर 2 फीट की इसकी डेप्थ रख लो, बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा ही होता था। लेकिन जब धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग जो साइंटिस्ट थे उनके मन में एक सवाल खटका कि उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन चलते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पृथ्वी पर सारी जगह घर ही घर हो जाएंगे। इसलिए लोगों को शिफ्ट करने की फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। तब वैज्ञानिकों के मन में चला कि हमें हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन को स्विच करके हमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की ओर मूव करना चाहिए, ताकि हम कम एरिया में ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर सकें, यानी कम एरिया में ज्यादा लोग रह सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग सारे जंगलों को काट कर घर बना लेते और पूरी अर्थ की जो जमीन थी वो सारी वेस्ट हो जाती। और फिर ये भी प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन को खत्म तो कर नहीं सकते कि भाई खत्म कर दें, इसलिए लोगों को शिफ्ट करने की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की ओर मूव हुए। अब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो भी आज के टाइम में आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हो, 70 माले की, 140 माले की, या बुर्ज खलीफा को देख लो, लगभग 200 माले से ऊपर की यह बिल्डिंग है, तो ये सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। अब फिर प्रॉब्लम यही थी कि जो हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसकी जो फाउंडेशन होती है उसको मिस्त्री डिजाइन नहीं कर सकता, उसकी डिजाइनिंग को मिस्त्री नहीं बता सकता कि आप इतने बाई इतने का गड्ढा खोद लीजिए आपका काम हो जाएगा। नहीं, उसके लिए एक हाई स्किल्ड इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। फिर जब साल 1900 आया तो इस फील्ड में, फाउंडेशन इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च हुए। टरजागीज और स्कैम्पटन और हाउजेल, बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस फील्ड में रिसर्च की। उन्होंने बहुत सारी अपनी इक्वेशंस दी, थ्योरीज दी, प्रैक्टिकल्स किए और एक फाउंडेशन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया। और फिर इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आज हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज हम डेली लाइफ में देखते हैं। दुबई में तो इतनी सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं आप सोच भी नहीं सकते। और फिर दोस्तों क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात में कहा जाता है कि अगर एरिया ज्यादा हो और हाइट कम हो तो उस बिल्डिंग की लेटरल लोड लेने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेटरल लोड किसे कहते हैं? जैसे कि हवा का लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। अब अर्थक्वेक लोड में क्या होता है, बिल्डिंग ऐसे ऐसे घूमती है, यानी ऐसे ऐसे स्वे करती है, तो इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर वही बात करें कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एरिया बहुत कम हो जाता है लेकिन हाइट बिल्डिंग की ज्यादा होने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में मोमेंट क्रिएट होता है, जिसके कारण बिल्डिंग जमीन से उखड़ भी सकती है या गिर भी सकती है। यानी कहें कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अब इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उस बिल्डिंग को जहां स्टैब्लिश किया जाता है, जिस जमीन में स्टैब्लिश किया जाता है, उस सोइल की क्वालिटी को चेक करना कि ये कितना लोड ले सकती है और उस सोइल में कितनी डेप्थ तक इस बिल्डिंग को मतलब कितनी डेप्थ तक इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके, ये इतने लोड को रेजिस्ट कर सके। इस कारण हमें
फाउंडेशन इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों आपको एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी बताते हैं, इस फील्ड में अभी बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है। दोस्तों आप अगर फाउंडेशन इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप किसी भी कंपनी में एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर कंसल्टेंट के रूप में आप ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसका बेस फाउंडेशन ही होता है। आप चाहे ब्रिज ले लो, चाहे आप हाई राइज बिल्डिंग ले लो, चाहे बिल्डिंग ले लो, चाहे आप रोड ले लो, चाहे आप डैम ले लो, सब में फाउंडेशन इज द मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। दोस्तों हम बार बार स्टेबिलिटी 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 कह रहे हैं। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक मिट्टी का सॉइल सैंपल है, इसमें हम आपको समझाएंगे कि बिल्डिंग की स्टेबिलिटी फाउंडेशन पे कैसे डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हो हमने ये हमारी एक बिल्डिंग मानते हैं और ये हमने उसकी फाउंडेशन खोद दी है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए हम जब इस बिल्डिंग को इस फाउंडेशन में इंसर्ट करते हैं, किया। अब जब मैं इस पर लेटरल लोड लगाता हूं इस पॉइंट पे, तो आप देखिए ये बिल्डिंग टच से मस नहीं हो रही, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन है और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब वहीं अगर मैं इस बिल्डिंग को वर्टिकल कर दूं, देखिए इसी फाउंडेशन में मैं इस बिल्डिंग को हाई राइज कर देता हूं ये, और यहां मैं इसकी थोड़ी सी फाउंडेशन फिल कर देता हूं। तो अब देखिए मैंने अब किया है कि सेम फाउंडेशन है लेकिन बिल्डिंग का मैंने टाइप बदल दिया। मैंने बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल किया है। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इस पर लोड लगाता हूं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो यही होता है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और वो लोड को वो लेटरल लोड को नहीं ले पाती। तो यानी अब हम ये कहें कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए हम कितनी डेप्थ का गड्ढा खोदें। अब मैंने गड्ढा खोदा, इसकी डेप्थ थोड़ी ज्यादा है, तो आप देख सकते हो जब मैं इसमें बिल्डिंग को इंसर्ट करता हूं और थोड़ा सा इसे दबा देते हैं, तो अब जब मैं इस बिल्डिंग पर लेटरल लोड लगाता हूं इस पॉइंट पे, पहले के केस में तो गिर गई थी क्योंकि फाउंडेशन की डेप्थ नहीं थी, और अब मैं इस पर लेटरल लोड लगाता हूं यहां से, तो देखिए तो आप देख सकते हो बिल्डिंग खड़ी है। यानी ये मेरे लेटरल लोड का पूरी रेजिस्ट कर रही है, किसके थ्रू, अपनी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के थ्रू। तो ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ये आप देख सकते हो लगभग इतनी है। ये प्रैक्टिकल समझाया कि हाई राइज बिल्डिंग्स में कितनी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम खोदेंगे ताकि बिल्डिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। इसलिए हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा कि क्यों हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी कम होती है। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनकी हाइट कम होती है, और हाइट कम होने के कारण एक फायदा ही होता है कि जो उस पर विंड का जो मोमेंट फोर्स लगता है उसके बेस पर, उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है। हम जानते हैं मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा तो मोमेंट ज्यादा, डिस्टेंस कम तो मोमेंट कम। इसलिए हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग में क्या होता है, यानी हॉरिजॉन्टल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें मोमेंट कम प्रोड्यूस होता है, किस पर, बेस पर। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में मोमेंट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि हाइट बढ़ गई, और जितने ज्यादा हम ऊपर जाते जाते हैं उसकी विंड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, यानी विंड फोर्स बढ़ता है, और बेस पर यानी जो हमारी फाउंडेशन होती है उस पर मोमेंट सबसे ज्यादा आता है। इसलिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ना ही पड़ता है।
अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम समझेंगे कि कितने प्रकार की फाउंडेशन होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।